गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ योगिता वाजपेयी। इस बुलेटिन में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ की हर खबर का अपडेट, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। रायपुर में सीएम साय और डिप्टी सीएम ने शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। पार्थिव शरीर को भी दिया कंधा। बीजापुर में आईईडी ब्लास्ट में शहीद हुआ था जवान। आज दोपहर रायपुर में साय कैबिनेट की बैठक। अनुपूरक बजट पर लगेगी कैबिनेट की मोहर। संशोधन विधेयकों पर भी होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ में मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज। आज सीएम हाउस में होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। विपक्ष को जवाब देने बनेगी रणनीति। रायपुर में फिर चाकूबाजी। बदमाश ने युवक को मारा चाकू। घायल की बेटी से छेड़छाड़ पर जा चुका है जेल। रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर किया हमला। कोरबा में हाथियों ने मचाया उत्पात। फसलों को किया नष्ट। मवेशी को भी उतारा मौत के घाट। लोगों में दहशत का माहौल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रायपुर से बड़ी खबर के साथ। शहीद भरत साहू को श्रद्धांजलि दी गई है। चौथी वाहिनी माना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री ने जवान को श्रद्धांजलि दी। डीजीपी अशोक जुनेजा और पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। मंत्री केदार कश्यप और टंकराम वर्मा भी मौजूद रहे। शहीद भरत साहू की मासूम बिटिया ने भी अपने पापा को श्रद्धांजलि दी। बेहद गमगीन और दुखद ये खबर। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी कार्रवाई से नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। हम मजबूती से नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। भरत साहू को श्रद्धांजलि दी गई है। और देखिए ये तस्वीरें। जवान की बेटी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने शहीद जवान को कंधा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। चौथी वाहिनी माना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन भी किया गया। सीएम विष्णुदेव साय और गृह मंत्री ने श्रद्धांजलि दी। और इससे पहले आपने तस्वीरें देखी। जवान की मासूम बिटिया ने भी अपने पापा को श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि देने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी कार्रवाई से नक्सली सिकुड़ते जा रहे हैं। हम मजबूती से नक्सलियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। नक्सलियों की बौखलाहट साफ दिख रही है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सीएम विष्णुदेव साय ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि दी है, भरत साहू को। और दूसरी तस्वीर देखिए। शहीद जवान की जो बिटिया है उसने भी अपने पिता को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। तो बीजापुर में पिछले 24 घंटे में 2 आईईडी ब्लास्ट हुए और इस ब्लास्ट में 6 जवान शहीद हुए। माफ कीजिएगा, इसमें 2 जवान शहीद हुए थे, 6 घायल हुए थे। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, शहीद भरत साहू को श्रद्धांजलि यहां पर दी गई है। श्रद्धांजलि सभा का भी आयोजन किया गया। डीजीपी अशोक जुनेजा और पुलिस अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो देखिए, शहीद जवान के पार्थिव शरीर को अब उनके घर ले जाया जा रहा है। ये तस्वीरों में आप देख रहे हैं। शहीद भरत साहू को श्रद्धांजलि दी गई और अब उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है। इससे पहले चौथी वाहिनी माना में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उन्हें श्रद्धांजलि दी गई।
तो सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो कि इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। सौरभ, वहां श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और अब हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीएम साय ने भी शहीद जवान को कंधा दिया, बिटिया ने भी श्रद्धांजलि दी जवान के, और अब उनके पार्थिव शरीर को उनके घर ले जाया जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए उनके पार्थिव शरीर को घर ले जाया जा रहा है और उनके परिजन है और पुलिस के पूरे जवान जो है मौजूद है। ससम्मान उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं इससे पहले कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा ने जो है श्रद्धांजलि दी माना में, और आप देख सकते हैं कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। लगभग 5 मिनट लगेगा उनके पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए। यहाँ पर आप पंडरी में इनका पार्थिव शरीर अभी पहुंच चुका है और बस कुछ देर बाद लगभग मोवा में उनका घर है और लगभग समय जो है वो 5 मिनट लगेगा। और निश्चित रूप से एक गहरी जो है श्रद्धांजलि व्यक्त की गई है। तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी थे, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री और 3 मंत्री भी शामिल थे, उनके पूरे परिवार के लोग शामिल थे। काफी दुखद घटना है जिस तरीके से नक्सल मोर्चे को लेकर, जैसे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कहना है कि नक्सल मोर्चे को लेकर हमारी सरकार जो है लगातार काम कर रही है। ऐसे में ये जो है आने वाले समय में उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। और इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से लगातार छत्तीसगढ़ में सरकार कार्रवाई कर रही है और उसी को लेकर कहना है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वो बौखलाए हुए हैं, इसलिए जो है इस तरीके की घटना को अंजाम दे। उन्होंने कहा कि हम जो है पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरीके से नक्सलवाद के खिलाफ मोर्चा खोले रहेंगे। लगभग 3 से 4 मिनट का समय है। आप देखिए कि उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। मोवा स्थित उनके पैतृक निवास है और इससे पहले हमने देखा कि उनकी छोटी सी एक बिटिया है लगभग 7-8 साल की। उन्होंने भी जो है अपने शहीद पिता को श्रद्धांजलि दी है, पुष्प अर्पित किए हैं और उसके 70 वर्षीय जो पिता हैं, शहीद के पिता हैं, उन्होंने भी जो है पुष्प अर्पित किए हैं। निश्चित रूप से भावुक पल है और इससे पहले कि हमने कल भी दिखाया था कि किस तरीके से जो है पूरे घर में जो है मातम छाया हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस के जो जवान शहीद हुए हैं, अब तक सैकड़ों जवान शहीद हो चुके हैं नक्सल मोर्चे पर जो तैनात हुए हैं। और निश्चित रूप से सरकार की ओर से कई बार ऐसी कार्रवाई की जाती है जिससे नक्सली बैकफुट पर आते हैं और कहीं ना कहीं नक्सलियों को लगता है कि हमारी जो है मतलब हम बैकफुट हो रहे हैं, इसलिए जो है हमको हमले किया जाना चाहिए। तब भी कई बार देखने को मिलता है कि बौखलाहट में ये जो है जरूर सामने आता है। और निश्चित रूप से आज यही देखने को मिला है। और भरत साहू जो है वो मोवा के रहने वाले हैं और निश्चित रूप से इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग कार्यक्रमों में जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा और तमाम जो अधिकारी हैं वो कह चुके हैं कि किस तरीके से हम जो है नक्सलवाद को जो है खत्म करेंगे छत्तीसगढ़ से। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कहीं ना कहीं पिछले कई सालों से नक्सलवाद की दंश झेल रहे लोग, वहाँ आदिवासी लोग हैं, ग्रामीण हैं, उसके अलावा जो हजारों के पुलिस तैनात है, उनके फैमिली को ये जो है बहुत दर्द होता है और बहुत डर में रहते हैं। और अब तक जो है सैकड़ों जवान जो है शहीद हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक बड़ा मास्टर जो है वो तैयार किया जाना चाहिए। बड़े एक्शन की जरूरत है ताकि नक्सलवाद को खत्म किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं नक्सलवाद को खत्म करने के लिए यहाँ की अभी वर्तमान साय की सरकार है, उन्होंने बिल्कुल सौरभ, पिछले 24 घंटे में 2 आईडी ब्लास्ट हो चुके हैं और इसी से समझ सकते हैं कि नक्सलियों के अंदर बौखलाहट कितनी ज्यादा है। और सीएम साय का भी यही कहना है कि लगातार कार्रवाई हो रही है और इसी का नतीजा है कि नक्सली बौखलाए हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इनके शहादत को नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनके शोक संतप्त परिवार को इस गहन शोक को सहने की शक्ति प्रदान। 6-7 महीने में जब से हम लोग सरकार में आए हैं, मजबूती के साथ नक्सलवाद के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं और बौखलाहट में कायराना हरकत कर रहे हैं। बीजापुर में नक्सली आईडी की चपेट में आने से एसटीएफ के 2 जवान शहीद हो गए और 4 जवान घायल हुए हैं।
घायल जवानों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर के RKCH अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां सीएम विष्णुदेव साय, डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय शर्मा ने घायल जवानों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। इस दौरान घायल जवानों से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता तहसीन जैदी ने। बीजापुर के तर्रेम इलाके में ऑपरेशन कंप्लीट करके लौट रही STF की टीम पर घात लगाकर नक्सलियों द्वारा जो आईडी बिछाई गई थी, उसमें 4 जवान घायल हुए हैं। संजय कुमार मंडावी हैं। संजय, कब हुआ है और आप कहां से आ रहे थे और किस तरीके का वहां पे वाकया हुआ है? हम लोग तो गश्त से वापस आ रहे थे, मधुबंडी के पास गोटूपल्ली के बीच में हुआ है। तो क्या वहाँ पे कुछ नक्सली भी थे या सिर्फ आईडी ब्लास्ट हुआ है? फायरिंग भी हुई थी वहाँ पे? आईडी ब्लास्ट की है। तो क्या किस तरीके का कोई धमाका, बड़ा जोरदार धमाका था क्या वहाँ पे कि फिर किस तरीके से आप लोगों ने अपने आप को रेस्क्यू किया? वो पाइप बम का था जी। पुरुषोत्तम नाग जी, आप वहाँ से जो ये कहाँ हुआ है और किस तरीके का वहाँ पे हादसा हुआ है? ये हादसा सर ये अपने तर्रेम थाना क्षेत्र अंतर्गत का है। वहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर का वहाँ है हुर्रे पारा करके है। हुर्रे पारा के दाहिने साइड में जी। हाँ, दाहिने उधर से बाएं हो जाएगा। बाएं साइड के पास पहाड़ी किनारे की घटना है। उस समय बारिश खूब हुआ था। तो नाला वाला तो भर ही गए थे लगभग। नाला भरने की वजह से क्या है, आधा रास्ता तो वैसे ही जाम हो जाता है। तो रास्ता ढूंढना पड़ता है ना। उधर से निकलने के लिए रास्ता वही था और दूसरा रास्ता तो पानी वानी भर गया था, इसीलिए वही रास्ता का यूज करेंगे ऐसे सोच के पता नहीं वही आईडी डाल दी वहीं पे। लगभग 9 बजे की बात है। ये वहीं से पार्टी वापस हो रहा था। तो ये जो यहाँ से आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे तो क्या एक बार फिर से मोर्चे पे लड़ने, नक्सलियों का सामना करने जाएंगे सर लड़ने के लिए? हाँ जी, बिल्कुल जाएंगे। अपने भाइयों को बदला लेंगे अपन। हाँ, मुख्यमंत्री जी ने भी मुलाकात की है, डिप्टी सीएम साहब ने भी मुलाकात आपसे की है, क्या बातचीत हो पाई? बातचीत बस अच्छा होने का वो दिए, शुभकामनाएं दिए। बट जो भी परेशानी होगा तो बताना, हम लोग सेवा करेंगे करके। ये आप देख सकते हैं कि ये हवलदार मेजर पुरुषोत्तम नाग हैं। घायल होने के बावजूद उनकी इच्छा है कि घायल जवानों की कि यहाँ पे से बिल्कुल स्वस्थ हो जाने के बाद फिर से दोबारा नक्सलियों का सामना करने यहाँ पे मोर्चे पे जाएंगे। फिलहाल यहाँ पे भी ये चारों जो जवान हैं वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं और इनसे मुलाकात जो है मुख्यमंत्री समेत डिप्टी सीएम जो थे वो यहाँ आए थे और उनसे मुलाकात की है और उनके जल्दी स्वस्थ होने की यहाँ पे उन्होंने कामना की है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। रायपुर से खबर आपको बता रहे हैं, यहां पर बदमाश ने युवक को चाकू मार दिया। रावतपुरा BSUP कॉलोनी में चाकूबाजी हुई है। बदमाश खिर सिंधु ने युवक को चाकू मारा है। घायल की बेटी से छेड़छाड़ मामले में आरोपी जेल भी जा चुका है और रिपोर्ट वापस लेने के लिए आरोपी दबाव बना रहा था। दुकान जाते समय आरोपी ने धमकी दी थी। रिपोर्ट वापस नहीं लेने पर पिता को चाकू मार दिया। आरोपी अपने साथी के साथ हमला कर फरार हो गया। टिकरापारा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। 3-4 लोग थे, वही चाकू निकाले मारे। मैं फिर दौड़ा तो मेरे को फिर ये मारे पूरा होकी। हाँ, रिपोर्ट बोर्ड क्यों डाले मेरे नाम से बोल के वही डाले। नहीं, मेरे को आते जाते पहले भी छेड़ते थे तो ना वो क्या बोलते हैं ना, फिर मेरे को ना आज ना मतलब वही रिपोर्ट ही लिखाने के लिए आए थे। हाँ, तो रिपोर्ट लिखा के घर गए। फिर सिंदूर नायक और कौन 5-6 बहुत सारे लड़के लोग थे। पापा को मारे और मेरे को भी बहुत मारे, एकदम मतलब पूरा पाँव में लग गया है। कोई धारदार चीज़ से वार किया गया है, जिस पर फिलहाल थाना टिकरापारा में अपराध दर्ज कर लिया गया है और अपराध दर्ज करने के बाद आरोपी को ढूंढा जा रहा है। 301 के मामले में जेल जा चुका है और जेल जाने के कारण इसके मन में रंजिश था और उसी रंजिश को लेकर आज लड़ाई हुई उसके दौरान।
और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ जुड़ गए। तहसीन, क्या है पूरा मामला, कैसे ये जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया और फिलहाल जो आरोपी है उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया? योगिता, देखिए, जिस तरीके से इस पूरी तस्वीर को देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि राजधानी रायपुर में गुंडे बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो खुलेआम जो उनके खिलाफ रिपोर्ट कराता है उसको धमकाते हैं, धमकाने के बाद अगर वो रिपोर्ट वापस नहीं लेता है इस तरीके से चाकू मार देते हैं। इसमें जो है जिस तरीके से कल बीती रात की घटना सामने आई है, रावतपुरा बीएसयूपी कॉलोनी की घटना है, जहां पे एक जो युवती है उसको छेड़छाड़ को जो एफआईआर उसके पिता ने दर्ज कराई थी, उसको वापस लेने के लिए ये बदमाश जो खरसिंधु है ये जेल गया था और जेल से जब वापस आया है तो उसने दबाव बनाया है कि ये एफआईआर वापस ले, मेरा नाम क्यों उसने डाला है। तो यहाँ पे इस बात को विवाद हुआ और उसने जब उसके पिता ने, युवती के पिता ने रिपोर्ट लेने से वापस मना किया है, तो इसी बात को लेकर उसके साथियों के साथ में उसने 3 चाकू मारे हैं, 2 कमर के नीचे, और उसके बाद अभी उसकी हालत गंभीर है और उसको मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले जो है उसको एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उन्होंने फिर थाने लाए उसके परिवारजन, जैसा कि हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। फिर पुलिस ने उनको मेकाहारा में भर्ती कराया गया है। यहाँ पे अगर टेक्निकल तौर पे और इसकी गहराई में अगर जाके देखते हैं यहाँ पे योग्यता, ये इसके लिए सबसे पहले अगर कोई दोषी है इन पूरी वारदातों के लिए तो वो थाना पुलिस। क्यों? क्योंकि थाना पुलिस जो है जब वो कहते अपनी रिपोर्ट में वो लिखते हैं कि नुकीली धारदार वस्तु, जबकि वो जो पीड़ित है वो साफ तौर पे कहता है कि चाकू। सिर्फ पुलिस इसलिए उसमें ये धारा नहीं लगाती क्योंकि उनका जो अपराध का ग्राफ है वो बढ़ जाएगा, चाकूबाजी का ग्राफ जो है साफ तौर वो पर बढ़ देखा जाएगा। जा सकता है कि किस तरीके से राजधानी में बदमाशों के हौसले बुलंद है। पुलिस के सामने यहाँ पर धमकी दी जा रही है, छेड़खानी की जा रही है और रिपोर्ट वापस लेने की बात भी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि क्या कार्रवाई अब इस मामले में की जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब रायपुर से बड़ी खबर, यहां पर अशोकनगर बाजारपारा में युवक की संदिग्ध मौत हो गई। घर में हुए आपसी झगड़े में युवक का गला काट दिया गया। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घर में फैले खून से हत्या की आशंका है। गुड़ियारी थाना पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। रायपुर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे, युवक की संदिग्ध मौत हुई है। घर में हुए आपसी झगड़े में युवक का गला कट गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। आज साय कैबिनेट की बैठक दोपहर 3 बजे होने वाली है। दोपहर 3 बजे से मंत्रालय में बैठक होगी। अनुपूरक बजट पर कैबिनेट मोहर लगाएगी। कैबिनेट में संशोधन विधेयकों पर भी इस दौरान चर्चा होगी। और इधर सीएम हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक भी आयोजित की गई है। सीएम हाउस में शाम 6 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक है। मानसून सत्र को लेकर इस बैठक में रणनीति बनेगी। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देने की रणनीति भी बनाई जाएगी। छत्तीसगढ़ के नवगठित आदिवासी बाहुल्य जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही में शिक्षा की अलख अंतिम छोर तक बसे लोगों के बीच जगाने के लिए प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने जिला प्रशासन के जरिए विशेष प्रयास किया। पहले बिलासपुर जिला मुख्यालय से काफी दूर होने के कारण ये इलाका शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा था। नया जिला बनने के बाद भी पूर्व सरकार में कोई विशेष प्रयास नहीं हुए, लेकिन प्रदेश में साय सरकार के बनते ही यहाँ स्कूल शिक्षा पर खास तवज्जो दी गई। यहाँ खनिज न्यास निधि से जर्जर स्कूल भवनों की मरम्मत कराई गई। स्कूलों में आधुनिक लैब, कंप्यूटर क्लास, अतिरिक्त कक्ष, लाइब्रेरी और आधुनिक साफ सुथरी कक्षाएं तैयार की गई हैं। अब यहाँ छात्रों को निजी स्कूल जैसी एजुकेशन मिल रही है। सीएम साय के निर्देश के बाद लगातार अधिकारी स्कूलों का निरीक्षण करते हैं। वक्त वक्त पर सभी कार्यों की समीक्षा की जा रही है। हाल ही में जो 12th का रिजल्ट आया है उसमें सुहानी राठौर हायर सेकेंडरी स्कूल खोडरी की छात्रा है जिसने टॉप किया है ज़िले में। तो
तो हम चाहते हैं कि हमारे ज़िले में और भी ऐसे बच्चे निकलें जो 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में टॉप करें और ज़िले का नाम रोशन करें। स्कूल खुलने के दिन से ही जुलाई महीने से ही यूनिट टेस्ट पर जोर देने के लिए हम लोग प्लान किए हैं। ये सब काम जिला प्रशासन के निर्देशन में स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले की कुल जनसंख्या 3,36,000 से ज्यादा है, जिसमें 57% यानी 1,92,000 लोग एसटी और विशेष संरक्षित जनजाति बैगा और पंडो के हैं। लेकिन साय सरकार की शिक्षा को लेकर सक्रियता का असर है कि यहाँ छात्र अव्वल आने लगे हैं। खोडरी के शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाई करने वाली सुहानी राठौर ने छात्रा वर्ग में जिले में टॉप किया है। उसका चयन IBC 24 की स्वर्ण शारदा स्कॉलरशिप के लिए भी हुआ। वहीं पेंड्रा की ही एक और छात्रा प्रज्ञा चतुर्वेदी भी IIT वेल्लूर में एडमिशन प्राप्त कर जिले का नाम ऊंचा कर चुकी हैं। ये बहुत मदद मिलेगी अगर आत्मानंद को CBSE में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ के बच्चे भी CBSE लेवल की पढ़ाई कर पाएंगे, उस लेवल का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे पाएंगे और उसमें चयन हो पाएंगे उसमें। शहर में पुलिस विभाग की ओर से विशेष पहल की गई है। SP कार्यालय परिसर में एक लाइब्रेरी शुरू की गई। यहाँ बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबों का अध्ययन कर सकते हैं। वहीं CM साय के शिक्षा को लेकर तमाम प्रयासों की गूंज गांव-गांव तक सुनाई पड़ रही है। यही वजह है कि अब दूरस्थ इलाकों का गरीब तबका भी ऊंचे ऊंचे ख्वाब देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखता है।